Hello friends, welcome to the current affair videos from Topper's Note. Today, that is 25th of May 2022, we will be covering the following articles. The first article is Engineering tomatoes to produce vitamin D. किस तरह से हम इंजीनियर कर सकते हैं विटामिन डी के कंटेंट को बढ़ा सकते हैं बायोटेक की मदद से टमाटोज़ में, जो अब तक कोई भी मेजर सोर्स नहीं है प्लांट बेस्ड विटामिन डी का, तो वो किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है और जो डेफिशिएंसी है पूरे देश के अंदर उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। सेकंड इज़ अबाउट इंडिया जापान रिलेशनशिप। करंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जापान की विज़िट पे है, वो क्यों गए हैं, वहाँ पे क्या क्या रिसेंट अपडेट आए हैं, प्लस इंडिया और जापान का ओवरऑल रिलेशनशिप क्या है, उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, कल्चरल और बाकी के जितने भी स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स हैं वो सब। थर्ड टॉपिक है इंडिया नीड्स पार्लियामेंट्री सुपरविजन ऑफ ट्रेड पैक्ट्स। हम जो ट्रेड पैक्ट साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट हो या कोई बायलैटरल ट्रेड पैक्ट हो, मल्टीलेटरल हो, उन सब का सुपरविजन होना चाहिए पार्लियामेंट के ज़रिए। इसके रिगार्डिंग है इसका करंट स्टेटस क्या है और वर्ल्ड वाइड क्या सिनेरियो है। फोर्थ है इंडियन नीड टू फोकस ऑन मीटिंग फैमिली प्लानिंग गोल्स। क्या रिक्वायरमेंट है कि हम फैमिली प्लानिंग गोल्स को अचीव करें और उनको मीट करें, उसके ऊपर कितना फोकस अभी तक हुआ और क्या करने की ज़रूरत है। फिफ्थ है आशा वर्कर के बारे में कि कैसे ये एक सक्सेसफुल हेल्थ एक्सपेरिमेंट प्रूव हुआ जो विलेज कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा। तो एक पूरा रिव्यू आशा वर्कर और उनके सिस्टम के बारे में। सिक्स्थ है द फॉल इन द प्राइस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का रिसेंट फॉल क्यों आया प्राइसेस में, ये अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीक था उनके कंटिन्यूसली प्राइसेस के कम होने का, और क्या रीजंस थे उसके पीछे और गवर्नमेंट्स का क्या रिएक्शन है। सेवेंथ है व्हाट इज़ बिहाइंड द प्री मानसून फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स इन असम। क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से मानसून से पहले ही फ्लड और लैंडस्लाइड हो रहा है असम के अंदर। सो द टॉपिक इज़ इंजीनियरिंग टोमेटोज टू प्रोड्यूस विटामिन डी। साइंटिस्ट ने क्या किया अभी रिसेंटली, एक नोवल मेथड, नया मेथड डेवलप किया है जिसके ज़रिए वो मॉडिफाई कर पा रहे टोमेटो के प्लांट को, ताकि जो फ्रूट आए वो फाइनली एनरिच्ड हो, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी हो विटामिन डी के प्रीकर्सर की, नॉट विटामिन डी बल्कि उसका प्रीकर्सर क्या है वो आगे बताऊंगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, एक हिडन हंगर जैसी सिचुएशन डेवलप हो रही है वर्ल्ड वाइड और उसके काफ़ी ज़्यादा रेमिफिकेशंस भी हैं। अगर हम एस्टिमेट देखें 2020 के अंदर तो नियरली 690 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 8.9% वर्ल्ड पॉपुलेशन के हैं जिनको हम कह सकते हैं कि दे आर हंगरी। एक जो मेन रीज़न है इसका इस हंगर का वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट मेल न्यूट्रिशन। ये एक टर्म है स्पेसिफिकली। इसका मतलब है कि जो इनविजिबल हंगर है या हिडन हंगर है, मतलब हम खाना सब्सटेंशियल अमाउंट में खा रहे हैं जितना चाहिए, कैलोरिक वैल्यू ठीक है, लेकिन उस डाइट के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ भी हो रही हैं। सो जो डिज़ीज़ का बर्डन है वो इस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो रहा है। जो हमारा WHO का गोल नंबर 2 है कि इरेडिकेटिंग हंगर, वो भी अगर अचीव नहीं हो पाएगा अगर ये ही करंट स्टैटिस्टिक्स चलते रहे तो। यहाँ तक कि जो 690 मिलियन पीपल का नंबर आया है रिसेंटली 2020 में, ये नंबर 60 मिलियन ज़्यादा है इन द लास्ट 5 ईयर्स में, यानी कि बढ़ गया है पिछले 5 साल में 60 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली। इनिशियली तो ये इंडेक्स डिक्रीज़ हो रहा था, लेकिन 2015 के बाद से ये नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, जो कि एक चिंता की बात है। अगर इसी तरह से ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 840 मिलियन लोग इफेक्टेड होंगे मेल न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट मेल न्यूट्रिशन से बाय 2030। इनकी डेफिशिएंसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ भी होती है। अगर जो हमारी डाइट है उसके अंदर विटामिन से और मिनरल्स की स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होती ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ होती हैं, और ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे इसके जो शिकार है वो काफ़ी ज़्यादा है इस इनविजिबल हंगर के। अब साइंटिस्ट ने रिसर्च क्या किया है, साइंटिस्ट ने इसको एड्रेस करने के लिए क्या किया है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो प्लांट है उसके अंदर अमाउंट ऑफ प्रो विटामिन D3, यानी कि एक तो है विटामिन डी और उस विटामिन डी को बनने से पहले हमें चाहिए प्रो विटामिन D3 जो उसका प्रीकर्सर है, यानी कि फुल फॉर्म में विटामिन डी की बनने से पहले एक इनिशियल फॉर्म होगी जिसको हम प्रीकर्सर कहेंगे।
अगर हमारी बॉडी में प्रो विटामिन D3 सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल है तो धूप की मदद से हम उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमें डाइट से मिलेगा और जो भी हम खाते हैं ऑन एन एवरेज वहीं से मिलता है। मेजरली नॉनवेज डाइट से, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट का कोई सोर्स है नहीं D3 का मेजर सोर्स, एक्सेप्ट मशरूम जो कि वेजिटेरियन डाइट में ही कंसिडर किया जाता है। जो प्रो विटामिन D3 है उसका केमिकल नेम है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल और 7DHC शॉर्ट में अगर बोले तो, और ये सिंथेसाइज करता है विटामिन डी को जब भी इसको हम अल्ट्रावायलेट बी की किरणों के सामने रखते हैं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर होगा तो अल्ट्रावायलेट बी की किरणें जब भी इनकी सनलाइट के थ्रू हमें मिलेगी उससे कन्वर्ट कर देगा विटामिन डी के अंदर। विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली इसलिए भी है क्योंकि जो कैल्शियम होमोस्टेसिस नाम की प्रोसेस होती है, हमारी मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी के अंदर, वो मेंटेन रहता है या वो चलता रहता है। अगर ये कैल्शियम होम्योस्टेसिस हम नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो जो हमारी बॉडी का कैल्शियम कंसंट्रेशन आयन का है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। और अगर हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे कैल्शियम आयंस सफिशिएंट अमाउंट में तो वो बेसिकली डेफिशिएंसी के रूप में आएगा और उसकी वजह से डिजीज़ होंगे, रिकेट्स होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, और भी जितने भी डेफिशिएंसी के डिजीज़ है वो है। यहाँ तक कि कैंसर और पार्किंसंस डिजीज़ या डिमेंशिया टाइप की डिजीज़ भी हो सकता है अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी ज़्यादा टाइम तक रहता है तो। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन अगर देखें तो जो बायो फोर्टिफाइड टोमेटोज़ है, यानी कि टोमेटो के अंदर ऐसे चेंजेस कर दिए जाए जिससे विटामिन डी उनके अंदर बढ़ जाए, यानी कि बायो फोर्टिफाइड, वो सफिशेंट है हमारी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अगर नहीं होते तो बोन डेवलपमेंट में, स्ट्रेंथ में बेहद ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और बाकी के डिजीज़ क्रिएट होंगे। विटामिन डी का जो अभी प्रेजेंट सोर्स है मेजरली वो है फ़िश और डेयरी प्रोडक्ट्स। वेजिटेरियन जो भी डाइट है उसके अंदर बेहद ज़्यादा डेफिशिएंसी है विटामिन डी की। कोई स्पेसिफिक ऐसा वेजिटेरियन डाइट में है नहीं जिसके अंदर विटामिन डी सब्सटेंशियल अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो इसको कम्बैट करने के लिए हम क्या करते हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल्स या फोर्टिफाइड फूड वगैरह लेते हैं एज अ सप्लीमेंट, चाहे वो आप आटे में, दूध, नमक में, किसी भी तरह से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो दूसरा रूट है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइंग प्लांट्स, ताकि प्रोड्यूस करें हम फोर्टिफाइड लीफ या फ्रूट जो कि ऐड कर दे हमारे बॉडी के अंदर प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी। अब म्यूटेंट टोमेटोज़ ये क्या है? बेसिकली जो रिकमेंडेड इनटेक है विटामिन डी का पर डे हमारे बॉडी के अंदर वो 15 माइक्रोग्राम होना चाहिए एक बच्चे की और 20 माइक्रोग्राम होना चाहिए एक एल्डर की, यानी कि ऑन एन एवरेज हमें रोज़ाना 20 माइक्रोग्राम विटामिन डी चाहिए टू मेंटेन कैल्शियम की जो बैलेंस है और मैकेनिज़्म है उसको। ये हम सप्लीमेंट के थ्रू भी ले सकते हैं, सनलाइट के थ्रू भी ले सकते हैं, जो भी हमें सही तरीका लगे। लेकिन सनलाइट के थ्रू ज़्यादातर हम ले नहीं पाते क्योंकि प्रिकर्सर बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रिकर्सर ही बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा तो सनलाइट की मदद से हम विटामिन डी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। सो इसी के कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली डिस्कवर किया गया एक पाथवे जिसमें इन्होंने टोमेटो प्लांट में जो कि प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल उसको ट्वीक कर दिया, जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए वो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है टोमेटो के प्लांट में, उसको ट्वीक कर दिया। और ये जो करता था वो बेसिकली स्टीरोइडल ग्लाइकोलोइड, यानी कि इन शॉर्ट SGA, इसको ट्वीक किया। किसकी मदद से? क्रिस्पर Cas9 जीन की मदद से। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्रिस्पर Cas9 इन द लास्ट 2-3 ईयर्स ऑन एन एवरेज हर ईयर पूछा जाता है। ये इनहिबिट करता है बेसिकली कन्वर्जन ऑफ 7DHC को कोलेस्ट्रॉल में बनने का, यानी कि उन्होंने क्या किया, जिस मेथड के ज़रिए 7DHC जो कि प्रिकर्सर है विटामिन डी का कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में, उन्होंने उस प्रोसेस को रोक दिया। इसके रोकने की वजह से 7DHC काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनना चाहिए। और इसको हम अगर कंज्यूम कर लेंगे तो हमारी बॉडी में आने के बाद सनलाइट की मदद से हम 7DHC को कन्वर्ट कर देंगे विटामिन डी के अंदर। जो अनट्रीटेड टमाटोज़ होते हैं उसके अंदर जो 7DHC है वो पत्तियों में प्रेजेंट रहता है और कुछ एक्सटेंट तक ग्रीन फ्रूट में भी रहता है, लेकिन ड्राई फ्रूट में नहीं रहता, जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि टमाटर की पत्तियों को कोई नहीं खाता। मॉडिफाइड प्लांट के अंदर क्या किया उन्होंने, जो सप्रेस किया एक्टिविटी का एक पर्टिकुलर जीन का, जिसकी वजह से सब्सटेंशियल इंक्रीज़ हुआ 7DHC का लेवल पत्तियों में भी और ग्रीन फ्रूट में भी।
लेकिन जो ड्राई फ्रूट था उसका इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड हो या फिर रिक्वायरमेंट हो एक तरह से। एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो लीव्स और ग्रीन फ्रूट में तो पहले भी था और उसका जो क्वांटिटी है और ज़्यादा बढ़ गई मॉडिफाइड प्लांट के अंदर, लेकिन ड्राई फ्रूट के अंदर इतना नहीं पड़ा। फिर भी वो जो ड्राई फ्रूट के अंदर अमाउंट था प्रिकर्सर ऑफ D3 का वो इतना ज़रूर था कि जो हमारा पर डे अगर देखें तो जितना हमें 2 अंडों से विटामिन D3 मिलता है या 28 ग्राम टूना फिश से मिलता है, उतना हमारा सिर्फ एक टमाटर से मिल जाए, यानी कि हमारे लिए सब्सटेंशियल अमाउंट में वो इससे हम ऐड कर सकते हैं। बेशक कम है लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारा काम चल जाए। इन एडिशन जो रिसर्चर्स ने देखा कि म्यूटेंट्स में शो किया रिडक्शन इन देयर लीव्स ऑफ अ सब्सटेंस कोल्ड अल्फा टोमेटाइन। 7-DHC के जो मैकेनिज़्म को कन्वर्ट करना था कोलेस्ट्रॉल को, वो रोकने के बाद उन्होंने जो दूसरी चीज़ को ऑब्जर्व किया वो ये था कि अल्फा टोमेटाइन की प्रेजेंस कम हुई है। ये शायद इस वजह से भी बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि अल्फा टोमेटाइन क्या है, एक टॉक्सिकेंट है जो कि अच्छा नहीं होता और एंटी न्यूट्रिशनल एक्टिविटी इसकी होती है। लेकिन एक जो सरप्राइज़ आया वो ये आया कि हमने मैकेनिज़्म को ज़रूर रोक दिया था जिससे कोलेस्ट्रॉल बनता है, लेकिन उसके बाद भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल पत्तियों में और फ्रूट दोनों में ही बहुत ज़्यादा था, म्यूटेंट के में भी, यहाँ तक कि वाइल्ड टाइप से तो ज़्यादा ही था। ये जब था जबकि हम ब्लॉक कर चुके थे कन्वर्जन 7-DHC टू कोलेस्ट्रॉल। नीड फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग, ये अब तक का एक्सपेरिमेंट था, अब इसके बेसिस पे तो हम आगे जा नहीं सकते और ये एक जर्नल में पब्लिश किया गया। सो जो इफेक्ट है स्मॉल बायोजेनेसिस इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स बेसिकली क्या होता है, एक स्टडी किया जाए कि बिहेवियर और एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट आता है द वे जीन्स वर्क में, यानी कि जीन्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है और वो कैसे काम करते हैं बिहेवियर और एनवायरनमेंट की मदद से। सो बेसिकली ये स्टडी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक वेलकम स्टेप है, एक नया एंगल लेके आएगा विटामिन डी के इनटेक में, बट इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी बिलीव किया जाता है बाकी कुछ साइंटिस्ट के ज़रिए कि जो अल्फा टोमेटाइन है वो रोल अदा करता है उसके रेजिस्टेंस में। अगर कुछ चीज़ प्रेजेंट है प्लांट में तो उसका डेफिनेटली कोई रीज़न होगा, वो एवोल्यूशन के ज़रिए उसी में ऐड हुआ है और कहीं ना कहीं उसका लिंक होगा। और वो ये भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है प्लांट को वायरल, फंगल और इंसेक्टी या हर्बीवोर अटैक से। तो अगर मैं एंटी टोमेटाइन की अमाउंट कम कर दूंगा जो कि टॉक्सिकल टाइप है, तो उससे प्लांट भी शायद कमज़ोर हो सकता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेफ गार्ड कर पाएँ प्लांट को और उसके सेल्फ प्रिजर्वेशन मैकेनिज़्म को। अगर हम फिजूल में अल्फा टोमेटाइन रिड्यूस कर देते हैं तो शायद प्लांट सर्वाइव ना कर पाए। और जो अनएक्सप्लेन्ड लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहा एट द एंड ऑफ डे, जबकि वो कम हो जाना चाहिए था क्योंकि हमने 7-DHC को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होने वाला जो मैकेनिज़्म था उसको रोक दिया था। उसके बावजूद भी कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल वाइल्ड टाइप से ज़्यादा था। सो डेफिनेटली प्रॉमिसिंग है ये एक्सपेरिमेंट, बट पूरी तरह से रिप्लेस करने के लिए इसमें फर्दर स्क्रूटनी और डीपर लुक की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया जापान रिलेशन। करंटली इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जापान की विज़िट पे हैं और वहाँ पे उन्होंने बेसिकली पार्टिसिपेट किया क्वेड समिट में, क्वेड समिट के लिए गए हैं। तो क्वेड का सेकंड इन पर्सन समिट जो हो रहा है वो जापान होस्ट कर रहा है। तो ओवरऑल जापान और इंडिया की क्या रिलेशन है वो सब इसमें कवर होगा। तो हमारा इंडिया और जापान का एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है और बाकी की डिटेल, उससे पहले एक बार आप देखें कि जापान कहाँ पे लोकेटेड है। जापान आपका ईस्ट एशिया के अंदर है। अगर नॉर्थ ईस्ट एशिया के इस पोर्शन में देखें तो सी ऑफ ओकोट्स, सी ऑफ जापान, पैसिफिक ओशन, फिलीपीन सी एंड ईस्ट चाइना सी, इन सी से सराउंडेड है। शिनोना रिवर एक मेजर रिवर फ्लो होती है। माउंट फूजी और बाकी के जो जोग्राफिकल है कि दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आइलैंड है, अप्रोक्सीमेटली 6000+ आइलैंड है। इसलिए जो जापान है ओवरऑल एक आइलैंड कंट्री है इसकी ज्योग्राफी देखें तो। अब एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है, स्पेशल एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप इनिशिएटिव जो 2006 में शुरू हुआ था विद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। उसके मेन एलिमेंट्स थी कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर डेवलप करेंगे वेस्ट में, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और क्लस्टर जिनमें इन्वेस्टमेंट करेगा जापान, फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन्स होंगे कुछ सेलेक्ट लोकेशंस पे, और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को डेवलप किया जाएगा जापान के, जैसे सुजुकी या बाकी के इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डेवलप होंगे। जो ODA है
उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है, यानी कि यहाँ तक कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है जापान की, उसका एक प्रोग्राम है ODA, ओवरसीज डेवलपमेंट ऑफिशियल डेवलपमेंट एजेंसी। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा जो अमाउंट सप्लाई करती है या सबसे ज़्यादा जो अमाउंट का कंट्रीब्यूशन करती है वो इंडिया के अंदर करती है, यानी कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का असिस्टेंस जो दे रही है वो बेसिकली इंडिया को दे रही है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसको इंडिया को हो रहा है। स्मार्ट कम्युनिटी इनिशिएटिव, सी वाटर डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट जो एस्टेब्लिश किया गया है, मॉडल सोलर प्रोजेक्ट, गैस फायर्ड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, और कुछ गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र ने और राजस्थान के अंदर। बायलैटरल ट्रेड करंटली $13 बिलियन का है, जो कि स्टेगनेंट है पिछले 5-10 सालों में। इंडिया से जो मेजर एक्सपोर्ट्स होते हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, केमिकल एलिमेंट्स, कंपाउंड, नॉन मेटेलिक वायर, फिश एंड फिश प्रिपरेशंस एंड सो ऑन। वहीं जो एक्सपोर्ट है जापान से वो है मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट, नॉट रॉ मटेरियल बट प्रोडक्ट, प्लास्टिक मटेरियल, नॉन फेरस मेटल एंड पार्ट्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। इसके अलावा हमने एस्टेब्लिश किया एक बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट, जिसमें RBI और बैंक ऑफ जापान बेसिकली करेंसी को स्वैप करते हैं इन केस ऑफ एनी वोलेटिलिटी इन द फॉरेक्स मार्केट। इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट्स, जापान इंडिया का 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडियन इकोनॉमी में। अप्रोक्सीमेटली $35 बिलियन के आसपास उसने इन्वेस्ट किया बिटवीन 2000 टू 2021, लगभग 21 साल में, जो कंट्रीब्यूट करता है अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ इंडियाज़ टोटल FDI इन्फ्लोज। काफ़ी बड़ा अमाउंट है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भी पार्शली फंड किसने किया? जापान ने किया। अप्रोक्सीमेटली 80% जो जापान ही फंड कर रहा है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को एट वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। और जो स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं साथ काम करने की, ताकि पीस एंड प्रोस्पेरिटी बनी रहे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। इसके अलावा अफ्रीका और एशियन का जो सी कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जो कि इंडिया, जापान और काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में है, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं ताकि डेवलप कर पाए इंफ्रास्ट्रक्चर अफ्रीका के अंदर और डिजिटल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके उनके साथ। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री माना जा रहा है BRI के, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसका रिस्पॉन्स जापान और इंडिया की तरफ से। इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, प्रायोरिटी सेक्टर हमारा हेल्थ, फार्मा, एग्रीकल्चर, एग्रो है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड स्किल एनहांसमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक मेजर पिलर है। उसके अलावा क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, क्वाड के अंदर हम मेंबर हैं। इनफॉर्मल स्ट्रेटजिक डायलॉग शुरू किया था जो US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने 2007 के अंदर, 2017 से दोबारा हो रहा है और करंटली अभी 2nd समिट वहाँ पे चल रहा है। एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, जो कि हमारी मिलिट्रीज़ को अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ सप्लाइज और सर्विसेज को ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब वहाँ की मिलिट्री आती है यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए, हमारी जाती है किसी एक्सरसाइज की पार्टिसिपेशन के लिए, तो एक्सचेंज कर पाए सप्लाइज को और सर्विसेज को, उसके लिए एग्रीमेंट है। जो डिफेंस एक्सरसाइजेज होती है हमारी बीच में, वो होती है जैसे एक्सरसाइज मालाबार, ये क्वाड मेंबर्स चारों के बीच में होती है। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, शिनयू मैत्री एयरफोर्स के बीच में, और धर्म गार्डियन आर्मी के बीच में। स्ट्रैटेजिक में देखें तो हमारा 2+2 डायलॉग होता है, जिसमें हम फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर दोनों स्ट्रेंथन करते हैं, बातचीत करते हैं, और जो भी ग्लोबल अलायंस के लिए रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन होता है। ट्राइलेटरल डायलॉग में इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का है, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, ताकि वो इंक्लूसिव रहे, स्टेबल रहे, ट्रांसपेरेंट रहे और पॉलिटिकल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना रहे या अब और ज़्यादा डेवलप कर पाएँ। पॉलिटिकल कोऑपरेशन में देखें तो UNSC, इंडिया, जापान, जर्मनी एंड ब्राज़ील के साथ G4 के मेंबर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं रिफॉर्म ऑफ UNSC। बेसिकली हमारी इन G4 के लिए एक सीट, परमानेंट सीट मिल जाए UNSC के अंदर, उसके लिए ये अलायंस है। इसके अलावा जो सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशियन नेशंस, जापान का इंडिया प्लस स्ट्रेटजिक इंगेजमेंट विद साउथ एशिया, उसके अंदर मेजर रोल इंडिया प्ले करता है। कल्चरल अगर देखें तो रिस्टोरेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी या एड फॉर मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन ऑफ एलोरा एंड अजंता केव्स, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कल्चरली, क्योंकि बुद्धिज़्म से भी कनेक्ट है जापान के, सो उन सब का काफ़ी इम्पैक्ट आता है रिलेशन के अंदर। रिसेंट अब क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए इंडिया और जापान के बीच में? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, जिसका शुरुआत की गई इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने। मेन था कि जो सप्लाई चेन डोमिनेंस था चाइना का, उसको फाइट किया जा सके इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। ये कोविड के बाद इनिशिएटिव शुरू किया गया। एक वर्चुअस साइकिल बने सप्लाई चेन रेजिलियंस की रीजन के अंदर, उसके लिए ये इनिशिएटिव है।
इसके अलावा जापान ने अप्रूव किया अप्रोक्सीमेटली 233 बिलियन येन का लोन और बाकी के काफ़ी ग्रांट, ताकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके अंडमान निकोबार आइलैंड, नॉर्थ ईस्ट और बाकी के एरियाज़ के अंदर। और एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग अरेंजमेंट जो साइन किया 2020 के अंदर, जिससे हमारी मिलिट्री और क्लोजली इंटरेक्ट कर सकती है सर्विसेज एंड सप्लाईज में, जो पहले डिस्कस किया। इसके अलावा लॉन्च किया IPEF, ये एक रिसेंट है। ये बेसिकली लॉन्च हुआ है US के इनिशिएटिव पे, क्योंकि US क्रिटिकल रोल प्ले करना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में। क्वाड लीडर्स की जो सेकंड समिट हो रही है जापान के अंदर, उसके साइडलाइंस में बेसिकली IPEF लॉन्च किया गया है। इसके अंदर जो मेजर कंट्रीज़ होंगी वो होंगी USA, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, क्वाड मेंबर्स, प्लस ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम आसियान के। और आसियान के बाहर देखें तो कोरिया, न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज़। तो ये इन टोटल दीज मैनी कंट्रीज़ विल फॉर्म पार्ट ऑफ IPEF। ये TPP की तरह ही एक इनिशिएटिव है जो ट्रेडिंग को और US के रोल को इंडो पैसिफिक में बनाए रखेगा। जो मेन गोल है IPF का वो है स्ट्रेंथन करना इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ताकि पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ का जो ऑब्जेक्टिव है रेजिलियंस को बढ़ाना, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस इंडो पैसिफिक रीजन में इम्प्रूव होता रहे। इसके अलावा जो सेकंड क्वाड समिट हुआ है उसके अंदर जापान ने होस्ट किया है, उसमें लॉन्च भी किया गया है क्वाड फेलोशिप 100 स्टूडेंट्स के लिए, 20 फ्रॉम ईच कंट्री, ताकि वो परस्यू कर सके मास्टर या डॉक्टरल डिग्रीज़ US के अंदर, लेकिन सिर्फ स्टेम के सब्जेक्ट्स में। So the next topic is India needs parliamentary supervision of trade pacts. India is negotiating and signing several trade pacts, FTAs वगैरह, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे कंट्री ऑस्ट्रेलिया के साथ नेगोशिएट चल रहा है, UK, इसराइल, EU साइन किए गए हैं, UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ ट्रेड पैक्ट्स। तो उसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है FTA के, वो बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत कम डिस्कशन होता है इसके अंदर। और पार्लियामेंट की स्क्रूटनी तो इन ट्रीटीज़ के रेटिफिकेशन के लिए कुछ होता ही नहीं है कंट्री के अंदर। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखें तो एंट्री 14 है यूनियन लिस्ट के अंदर, जिसमें लिखा हुआ है कि एंटरिंग इनटू ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज़ एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशन विद फॉरेन कंट्रीज़। सो बेसिकली राइट किसका है? यूनियन गवर्नमेंट का। लेकिन क्या इसका मतलब है कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव पूरा कंट्रोल रख सकती है? तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट हैज़ द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑन ऑल मैटर्स गिवन इन द यूनियन लिस्ट। यानी कि आर्टिकल 246 के तहत जो भी यूनियन लिस्ट का मैटर है उसके ऊपर पार्लियामेंट का पूरा पावर है। यानी कि 10 पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू लेजिस्लेट ऑन ट्रीटीज़, बेशक वो यूनियन की लिस्ट में हो। इसमें यह भी इंक्लूडेड है कि इंडिया कैसे रेटिफाई करेगा ट्रीटीज़ को और अज्यूम करेगा इंटरनेशनल लॉ और ऑब्लिगेशंस को, उसका प्रोसीजर क्या होगा वो सब। ये भी इंक्लूड करता है कि पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस है किसी ट्रीटी को इफेक्ट देना, स्ट्रेंथ देना या डोमेस्टिक लीगल रिजीम के अंदर जो चेंजेस लाना, उसमें पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ऐसा हो सकता है। आर्टिकल 253 के अगर देखें तो जो पावर है पार्लियामेंट की टू इम्प्लीमेंट ट्रीटीज़ बाय एनेक्टिंग डोमेस्टिक लॉज, वो एक्सटेंड स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट्स पे भी होती है। यानी कि कुछ अगर एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो 253 के तहत हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्टेट के सब्जेक्ट पे भी। लेकिन पार्लियामेंट ने आज तक कोई भी क्लियर लॉ इनेक्ट नहीं किया है जिसमें पूरा प्रोसेस डिटेल में बताया हो कि किस तरह से इंडिया या कौन सा प्रोसीजर फॉलो करे किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन को अज्यूम करने से पहले। आर्टिकल 73 जो है जिसमें लिखा हुआ है कि द सेंटर हैज़ बीन नेगोशिएटिंग, साइनिंग एंड रेटिफाइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड अज्यूमिंग इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन विदाउट पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। आर्टिकल 73 के तहत सेंटर ही नेगोशिएट, साइन और रेटिफाई कर रहा है, और रेटिफाई करने के लिए कैबिनेट का यूज़ हो रहा है करंट सिचुएशन में। यानी कि पार्लियामेंट रेटिफाई नहीं करता, कैबिनेट रेटिफाई करता है। पार्लियामेंट कंट्रोल
Parliament exercise control over the executive treaty making power when it is transformed into domestic legal regime. जब भी वो legal regime में convert हो जाएगा domestic तो parliament का control आता है. लेकिन this is ex post parliamentary control over the executive, यानी कि बाद में control ला रहा है, पहले law making हो रहा है. Parliament does not debate whether India should or should not accept a international obligation. अब कोई RCEP का member बनना है नहीं बनना, IPEF का member बनना है नहीं बनना, इसका कोई डिस्कशन नहीं हो रहा पार्लियामेंट के अंदर. ये सिर्फ इतना डेलिब्रेट करता है कि हाउ द इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड डोमेस्टिकली. थोड़ा बहुत डिस्कशन उसके बारे में शॉर्ट नोटिस में या बाकी जगह पे पॉइंट आउट करते रहते हैं मेंबर्स, कोई पर मेजर डिस्कशन नहीं होता है. इवन इफ पार्लियामेंट डज नॉट अमेंड और मेक डोमेस्टिक लॉज टू ट्रांसफॉर्म द ट्रीटी विल कंटिन्यू टू बी बाइंडिंग ऑन द इंडिया. यानी कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं भी बनाता है डोमेस्टिक लॉ या उसमें चेंजेस नहीं लाता है, फिर भी वो बाइंडिंग रहेगी इंडिया में और वो काम चलता रहेगा उस ट्रीटी का. इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्या कहता है? एक लैक ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इन इंडिया वाज रेज्ड बाय नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट अब तक प्रैक्टिस चेंज नहीं किया. अगर यूएस का देखें तो जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ है वो साइन किए जाते हैं प्रेसिडेंट के और उनको अप्रूव करवाना पड़ता है सेनेट से. यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे जा सकते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया इनकी रेटिफाई करने के लिए, बट सेनेट ने अप्रूव नहीं किया, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ, वो ट्रीटी रेटिफाई नहीं हुई. और मेजर ट्रीटीज़ के अंदर भी ऐसे सिनेरियोज देखने को मिल रहा है, चाहे वो एनपीटी हो या बाकी के ट्रीटीज़ हो. ऑस्ट्रेलिया, द एग्जीक्यूटिव इज़ रिक्वायर्ड टू टेबल अ नेशनल इंटरेस्ट एनालिसिस ऑफ द ट्रीटी. की नेशनल इंटरेस्ट क्या होगा उस ट्रीटी का, ऐसी पूरी की पूरी डिटेल्ड वे में एक पेपर रखने पड़ते हैं एग्जीक्यूटिव को, जिससे अगर पार्लियामेंट सेटिस्फाइड हो तो पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करता है और उसको एग्जामिन करता है जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रीटीज़. कनाडा की भी एक एग्जीक्यूटिव टेबल है जो ट्रीटी को हैंडल करती है पार्लियामेंट के अंदर. सो ओवरऑल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देखें तो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, नॉलेज बढ़ेगा, इन्फॉर्मेशन डेलिब्रेशन बढ़ेगा, जिससे इंटरेस्ट सर्व होता है कंट्री का. वे फॉरवर्ड क्या है? इंडियन डेमोक्रेसी को डेफिनेटली हेल्दी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इनकलकेट करने की ज़रूरत है. इफेक्टिव पार्लियामेंट्री सुपरविजन से डोमेस्टिक एक्सेप्टेंस और लेजिटिमेसी जो है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की वो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पूरे पार्लियामेंट ने अब उसको अप्रूव किया है तो उसका वेट इंक्रीज़ होगा. बिसाइड सिर्फ कैबिनेट ने, कैबिनेट आज है कल नहीं है, डिसमिस हो जाती है, बट पार्लियामेंट एटलीस्ट 5 ईयर्स तक सस्टेन करता है. Some might argue that कि in times of when Parliament has been reduced to a rubber stamp for the government legislative agenda, increasing Parliament role in treaty making process is like flogging a dead horse. Obviously है कि बहुत ज़्यादा जितने भी लॉज होते हैं वो बस एक रबर स्टैम्प की तरह ही पास हो जाते हैं पार्लियामेंट से. सो जो ये क्रिटिसिज्म है कि टीटी भी ऐसे ही पास हो जाएगी, उसका क्या इफेक्ट आएगा, तो ओवरऑल सिस्टम ही इम्प्रूव करना पड़ेगा, एफिशिएंसी पार्लियामेंट की इम्प्रूव करनी पड़ेगी और उसको करने के बाद ट्रीटीज़ को भी उसके ओवरव्यू के नीचे लाने की ज़रूरत है. और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो वीक होता चला जाएगा. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया नीड टू फोकस ऑन मीटिंग फैमिली प्लानिंग गोल्स. सो बेसिकली जो बैकग्राउंड है न्यूज़ का वो ये है कि इंडिया को फोकस करने की ज़रूरत है कैसे इम्प्रूव किया जा सके फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की एक्सेस को, ना सिर्फ अडल्ट के लिए बल्कि यंगर पॉपुलेशन के लिए, जो अडल्ट से पहले यानी कि एडोलसेंट एज में जो ग्रुप में जो लोग हैं उनके लिए भी. बैकग्राउंड इस न्यूज़ का अगर हम देखें तो जो इंडिया की फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उन्होंने एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से जो हमारा फर्टिलिटी रेट था वो 3.4% था 1990-92 में, वो रिड्यूस होकर 2 पे आ गया है इन 2019-21, जो कि 2.1 के रिप्लेसमेंट रेशियो से भी कम है. और ये डाटा जो है वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का. लेकिन अभी भी अगर ब्रॉडली देखें तो 2 प्रॉब्लम्स आज भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में दिखती है. पहला, राइज इन एडोलसेंट चाइल्ड बियरिंग, यानी कि यंग एज में चाइल्ड बियरिंग करना, इसका जो राइज है वो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है. ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने और 2022 की रिपोर्ट ने जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है उसकी रिपोर्ट में भी इसका जिक्र आया है और इसको एज अ मेजर इशू शो किया गया है. ये प्रेवलेंट ज़्यादातर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, त्रिपुरा में, मेघालय में, जहाँ पे चाइल्ड बेयरिंग यंग एज में किया जा रहा है. दूसरा जो मेजर इशू है आता है वो है चॉइसेस अबाउट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ.
कोविड-19 ने इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हुई हैं। और उस इम्पैक्ट की वजह से जो हमारा इन्फ्लुएंस है, हमारा चॉइस है किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्टिव को लेके या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। तो बेटर चॉइसेस ना होने की वजह से ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिक्रीज़ होगी, ये एक मेजर इशू की तरह सामने आया है। और 2030 के जो हमारे SDG गोल्स है फैमिली प्लानिंग को लेके, उनको इम्प्रूव करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हमें यंग पॉपुलेशन और अडल्ट दोनों को इसके रिगार्डिंग बेटर इन्फॉर्मेशन कन्वे करने की ज़रूरत है। एक्सपेंडिंग द होराइजन, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इम्प्लीमेंट करने में मिशन परिवार विकास या बाकी के सिमिलर प्रोग्राम्स। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम जो मिशन परिवार विकास का एम जो था वो था एसेलरेट करना एक्सेस हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग चॉइसेस को, किस तरह से उनके पास डिफरेंट चॉइसेस है जिनको वो यूज़ कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, और इंक्रीज़ करना मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस को, इनकी मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है उनका यूजेज इंक्रीज़ करना। ये मेजर एम थे मिशन परिवार विकास का। और स्पेशली अमंग फीमेल नॉन यूजर्स फ्रॉम वल्नरेबल कम्युनिटी, जो वल्नरेबल कम्युनिटी है जिनको अभी तक इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन तक की कॉन्ट्रासेप्टिव्स की इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। ये किया कैसे गया? डिलीवर किए गए कॉन्ट्रासेप्टिव घर पे डिलीवर करना या वाइल्ड अल्टरनेटिव्स पे जैसे इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स उनको ऑन अ टाइम बेसिस प्रोवाइड करना। फिर भी काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनमें जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव रेट है या यूज़ है वो काफ़ी कम है, जबकि उनकी जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर यूथ कैटेगरी में आती है। तो एक बहुत ज़रूरत है कि स्ट्रेंथन किया जाए कैपेसिटी हेल्थ वर्कर का भी, ताकि वो जो लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट है ये कॉन्ट्रासेप्टिव का वो इम्प्रूव कर सके। एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर हो जिससे इंश्योर किया जा सके कि स्मूथ फोरकास्टिंग हो कि कितना रिक्वायरमेंट है, प्रोक्योरमेंट उसके अकॉर्डिंग हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी के अकॉर्डिंग हो, ताकि ऑन एन एवरेज हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके इन डिवाइसेस का या जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उनका। फैमिली प्लानिंग इंटरवेंशन को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो डाइवर्सिटी है, हेल्थ नीड्स हैं, पॉपुलेशन है किसी एरिया की जहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिससे जो एक स्पेसिफिक एरिया के रिगार्डिंग लोकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए उसका लोकल सोल्यूशन डेवलप हो अलोंग विद द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब प्रमोटिंग मेल इंगेजमेंट, ये देखा गया है इंडिया में मेजरली कि जो इंगेजमेंट है मेल का कॉन्ट्रासेप्टिव और फैमिली प्लानिंग में वो बेहद कम है। मेनली फीमेल्स इस चीज़ को देखती है और वो ही डिस्कस करती है। मेल्स के साथ डिस्कस करना भी बिकमिंग मोर ऑफ अ टैबू। तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना क्योंकि उनकी कम है। कुछ जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस भी इसके रिगार्डिंग किए गए काफ़ी प्लेसेस पे, जैसे मैन इन मैटर्निटी स्टडी में शो किया गया कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग यंग कपल्स अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव ज़्यादा बेटर डिसीजन लेके आ रहे थे इन चूजिंग फैमिली प्लानिंग मेथड्स। इनकी मैन को भी अगर आप इन्फॉर्म करोगे तो जो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स थे वो इम्प्रूव हो रहे हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो प्रचार प्रोजेक्ट बिहार में, यारी दोस्ती प्रोग्राम मुंबई में एंड जेम्स प्रोजेक्ट इन गोवा, जो कि मेल्स को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग था ताकि उनका एंगेजमेंट बढ़ाए और जो फाइनल डिसीजन है हेल्थ चॉइसेस में वो इम्प्रूव हो। काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स भी पब्लिक हेल्थ में स्टार्ट किए गए हैं ताकि जो लेवरेज कर सके हम जितनी भी कैपेबिलिटी है प्राइवेट सेक्टर की, ताकि सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव हो सके। इंडिया पोस्ट का यूज़ करना, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को यूज़ करना, ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड पुश मॉडल शोकेस कर सके ताकि किस तरह से हम प्राइवेट सेक्टर को इफेक्टिवली इंगेज कर सके फैमिली प्लानिंग प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करने में। और इसका एक बेहद ज़्यादा और बेनिफिट भी है क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा तो वो इनोवेटिव स्टेप्स लेके आएगा, इनोवेटिव सोल्यूशंस लेके आएगा इन प्रॉब्लम्स को डील करने में। तो जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस आएंगे उससे डेफिनेट है जो एक्सेस होगा कम्युनिटी का इन सर्विसेज को वो इम्प्रूव होगा। कंक्लूजन, इंडिया नीड्स टू डेवलप एन इक्विटेबल मॉडल ताकि मीट हो सके यूथ और एडल्ट्स इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स। कैपेसिटी बिल्डिंग करना
हेल्थ वर्कर्स के बीच में, ताकि वो भी टैकल कर सके प्रॉब्लम को, क्योंकि बिना कैपेसिटी बिल्डिंग के हेल्थ वर्कर कितने लोगों को ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे। एड्रेस करना इंटरसेक्शनैलिटी, मैन को इंगेज करना इन डिस्कोर्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, जो अभी तक बचे हुए थे उनको इंगेज करना, ताकि फैमिली प्लानिंग के ऊपर जब डिस्कशन हो तो उनका भी इनपुट और एक बेटर डिसीजन मेकिंग हो सके। और ड्राफ्ट करना इनोवेटिव सॉल्यूशंस थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। आशा, सक्सेसफुल पब्लिक हेल्थ एक्सपेरिमेंट रूटेड इन विलेज कम्युनिटी। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज़ किया है 10.4 लाख आशा वर्कर्स को, जो कि ग्लोबल हेल्थ लीडर के तौर पे बेसिकली उनको रिकॉग्नाइज़ किया है। ये कनेक्ट करते हैं कम्युनिटी को गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स के साथ। अगर हम आशा वर्कर के बारे में देखें तो बेसिकली ये वॉलंटियर्स है विद इन द कम्युनिटी, जो जिनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, हेल्प कर सके लोगों की इन एक्सेसिंग बेनिफिट ऑफ वेरियस हेल्थ केयर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक ब्रिज की तरह काम करती है ताकि मार्जिनलाइज कम्युनिटी को कनेक्ट कर सके फैसिलिटीज़ के साथ, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। रोल क्या है इन कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स का? वो एस्टेब्लिश किया गया था 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर। आशा वर्कर प्राइमरीली मैरिड, विडोड या डिवोर्स्ड वुमेन होती हैं, जो कि 25 से 45 साल के बीच में होती है कम्युनिटी में। और इनके गुड कम्युनिकेशन स्किल, इनके लीडरशिप स्किल्स, और एटलीस्ट 8th क्लास की पढ़ाई की हो, 8th क्लास तक की पढ़ाई की हो, इनके बेसिस पे इनका सिलेक्शन होता है। अब जेनेसिस एंड एवोल्यूशन कैसे हुआ? आशा प्रोग्राम जो बेस था वो छत्तीसगढ़ का एक सक्सेसफुल प्रोग्राम था, मिटानिन प्रोग्राम, जो कि एक कम्युनिटी वर्कर को डेजिग्नेट करते थे 50 हाउस होल्ड्स छत्तीसगढ़ के प्रोग्राम में, और उस कम्युनिटी वर्कर को उनको उनकी देखभाल और उनकी कोई प्राइमरी हेल्थ नीड्स और गवर्नमेंट सर्विसेज से किस तरह से कनेक्ट कर सके इन कम्युनिटी के लोगों को, उसके बेस पे डेवलप किया गया। तो सिमिलर वे में आशा प्रोग्राम को डेवलप किया गया, लेकिन यहाँ पे आशा को एक लोकल रेजिडेंट, जो कि एक लोकल रेजिडेंट थी, उसको 50 के बजाय 200 हाउस होल्ड्स को केटर करना था। फेमस डॉक्टर टी सुंदरमन एंड डॉक्टर रजनी वेद भी कुछ ऐसे प्रोमिनेंट नेम हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड किया है इस प्रोसेस को। काफ़ी स्टेट्स ने डेवलप करने भी की कोशिश की आशा में से कम्युनिटी वर्कर को, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर या ANM या GNM नर्स को। अब कितनी आशा वर्कर है ओवरऑल अगर देखें तो 1 आशा वर्कर फॉर एवरी 1000 पर्सन और 1 हैबिटेशन इन अ हिली एरिया, ट्राइबल एरिया और अदर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। यानी कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे 1000 के ऊपर एक आशा वर्कर है, और जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे एक पर्टिकुलर हैबिटेशन के लिए एक आशा वर्कर है। देर आर अराउंड 10.4 लाख आशा वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री। लार्जेस्ट वर्क फोर्स जो है इसकी वो हाई पॉपुलेशन वाले स्टेट्स में है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश। गोवा इज़ द ओनली स्टेट विद नो सच वर्कर्स। जो उनका लेटेस्ट हमारा नेशनल हेल्थ मिशन का डाटा है उसके हिसाब से गोवा के पास कोई आशा वर्कर नहीं है। अब चैलेंजेस क्या है आशा वर्कर के फंक्शनिंग में? एक तो इनका परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन होना चाहिए। दूसरा, जो स्टेट्स का पे आउट है वो काफ़ी कम है और बहुत लेट भी आता है। एक तो अमाउंट कम है और वो भी लेट आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फेयर नहीं है, और ना ही उनके हिसाब से कंपनसेशन। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि इनको परमानेंस ग्रांट किया जाए, कि जो स्ट्रेचर है आशा वर्कर का उनको एक परमानेंट पोजीशन हो, एक परमानेंट कंपनसेशन हो, और एटलीस्ट रीजनेबल कंपनसेशन तो सस्टेनिंग वे में देना चाहिए ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे, जो कि होता नहीं है। और इसके अलावा आशा वर्कर गवर्नमेंट की सैलरी के अलावा भी कुछ अमाउंट बना सके, अपना कुछ इनकम कर सके, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखना चाहिए, या फिर उनका प्रमोशन इन फॉर्मल हेल्थ केयर सिस्टम। अब एक आशा वर्कर काफ़ी टाइम से काम कर रही है तो उसका प्रमोशन हेल्थ केयर वर्कर जो सिस्टम है उसमें हो जाए, उससे भी उसका मोटिवेशन बना रहेगा। वे फॉरवर्ड क्या है? इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट ऑफ लोकल रेजिडेंट वुमेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन रिसोर्स एंगेजमेंट के लिए कम्युनिटी लेवल पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि इंश्योर किया जा सके कंपनसेशन परफॉर्मेंस बेस्ड हो, टाइमली हो और एडिक्वेट हो।
स्किल्स अपग्रेड हो और इजी एक्सेस मिल सके उनको क्रेडिट और फाइनेंस फैसिलिटीज़ का, चाहे वो बैंक्स के ज़रिए हो बाकी वे में हो। अगर इनको एक्सेस इजी होगा तो डेफिनेट रिस्पेक्ट बढ़ेगा इस पर्टिकुलर प्रोफेशन का, इस पर्टिकुलर सेगमेंट का, और एज अ रिज़ल्ट मोटिवेशन बना रहेगा। और स्ट्रेंथन किया जाए हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम को, क्रेडिट फॉर कंजप्शन एंड लाइवलीहुड, ताकि रीजनल रेट पे अगर मुझे लाइवलीहुड के लिए चीज़ें मिल रही है, कंजप्शन के लिए चीज़ें मिल रही हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि मेरी चॉइसेस इंप्रूव होंगी। और जितने भी प्रो पुअर पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स है वो इस तरह से हो कि कंट्रीब्यूट कर सके आशा को एज एन एमर्जिंग एंड स्ट्रॉन्ग एजेंट्स। अब अगर इनके थ्रू हम ज़्यादातर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम है आशा वर्कर का वो स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। Recently, there was a fall in the prices of cryptocurrency. In past 1 month, there has been consistent fall in the prices of cryptocurrency. काफ़ी हाई प्राइसेस से वो बिलो $30,000 के भी जा चुका है। तो जो 1/4 वैल्यू है क्रिप्टो करेंसी की इन द लास्ट 30 डेज़ वो कम हो चुकी है। प्राइसेस जो है जो सभी क्रिप्टो करेंसीज के सेम वे में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसने जो प्लंज है इतना ज़्यादा डीप जो प्राइस गया है, उसने एक चीज़ रिवील की है कि जो वल्नरेबिलिटीज़ है मार्केट की वो सामने आई है इससे। ऑल्दो हिस्टोरिकल जो भी 10 साल के आसपास का टाइम पीरियड है क्रिप्टो करेंसी का, उसमें काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस आए जिसमें बिग प्राइस फॉल हुए, बिग प्राइस राइज हुए विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट ये एक चिंताजनक वाली सिचुएशन है, वो क्यों है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये एक ऐसे टाइमिंग पे आए जब यूक्रेन की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर डिसरप्शंस आए हुए हैं। रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसको टैकल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट हाइक करना शुरू कर दिया, चाहे वो यूएस का फेड रेट हाइक हो या इंडिया के अंदर रेपो रेट हाइक हो, दोनों ही बढ़ने शुरू हो चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी जो कि रिस्कियर इन्वेस्टमेंट थी वो इसलिए ज़्यादा होती थी क्योंकि वो एक जो वेल्थ है उसको हैंडल कर पाए ड्यूरिंग दीज स्ट्रॉम्स। और स्ट्रॉम के दौरान अगर वो अपने आप को हैंडल कर पाते हैं और वैल्यू को सस्टेन कर पाते हैं, इसलिए उनको ज़्यादातर प्रमोट किया जा रहा था कि रुपी जिस तरह से फॉल होता है, डॉलर फॉल होता है, इन्फ्लेशन की वजह से रुपी का वैल्यू डिक्रीज़ होता है, वो नहीं होगा बिटकॉइन की वजह से। इसको इस तरह से मार्केट किया जा रहा था। लेकिन ऐसे डिफ़िकल्ट टाइमिंग में ये नॉर्मल रुपी से ज़्यादा डिवैल्यू हो रहा है या डिक्रीज़ हो रही है इसकी वैल्यू, तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि ये जो अजम्पशन था वो सामने नहीं आ रहा, कन्विंस नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि जो क्रिप्टो करेंसी वो एक रिस्क इन्वेस्टमेंट थी और बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे भी आता है। और ज़्यादातर इन्वेस्टर सोचते हैं कि सेफ्टी उनको चाहिए उनकी जो इन्वेस्टमेंट उसके लिए किसी भी दूसरी लॉजिक या किसी भी दूसरे आर्गुमेंट से मुकाबले। बिटकॉइन को कंसीव जो एक दशक पहले किया गया था एज अ डिजिटल गोल्ड किया गया था, लॉन्ग टर्म स्टोर ऑफ वैल्यू के तहत इसको लिया गया था, जो रेजिस्ट करेगा जो भी ब्रॉडर इकोनॉमिक ट्रेंड होंगे उनको, और प्रोवाइड करेगा एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा भी तो इसकी वैल्यू कम नहीं होगी उस टाइमिंग में बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसी की। लेकिन अभी जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो बिटकॉइन की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इसका एज अ रिज़ल्ट क्या है, बिटकॉइन की जो क्रैशिंग प्राइस है वो शो करता है कि जो विजन है वो बहुत दूर है रियलिटी के। जो विजन लिया गया था क्रिप्टो करेंसीज को लेके वो रियलिटी से मैच नहीं होता है। और जो वल्नरेबिलिटी है क्रिप्टो करेंसी की इकोसिस्टम में वो डेफिनेटली एक रोल प्ले कर रही है जो उसका रिसेंट प्राइस क्रैश हुआ है उसमें। अब हुआ क्या है, बेसिकली बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो इम्पैक्ट हुई है स्टेबल कॉइन के वजह से। स्टेबल कॉइन नाम का एक टेरा यूएसडी लॉन्च किया गया था। ये अब स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, ये एक टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है जो कि कोशिश करते हैं कि होल्ड कर सके अपनी वैल्यू को स्टेडी एक ही जगह पे। बिटकॉइंस जितने भी हैं बेशक रफ जर्नी में रहेंगे, लेकिन ये अपनी वैल्यू को स्टेबल कॉइन वैल्यू को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ये कैसे करते हैं, ताकि ये कोशिश करते हैं कि अपनी जो वैल्यू उसको पैग कर सके किसी करेंसी के साथ, जैसे कि डॉलर। टेरा यूएसडी का आइडिया था कि वो मेंटेन करेगा वैल्यू ऑफ $1, 1 टेरा यूएसडी का। और ये एल्गोरिथम सॉल्यूशन के थ्रू करेंगे ताकि जब भी वैल्यू ड्रॉप हो तो ट्रेडर को एनकरेज करेगा टू रिसीव अ सिस्टर टोकन कॉल्ड लूना एट अ डिस्काउंटेड प्राइस इन द एक्सचेंज।
जिसकी वजह से ये कोशिश कर रहे थे कि इनका जो वैल्यू है वो $1 के आसपास रहे। लेकिन क्या हुआ कि जो इसका पैक किया हुआ था वो लॉस्ट हो गया रिसेंटली, और इन्वेस्टर्स ने कोशिश करना, मतलब जो प्राइस था वो फॉल हो गया काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 99% फॉल हुआ था इसके प्राइस में, स्टेबल कॉइन के में, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा बाहर निकालना शुरू कर दिया, बिकॉज जो आर्ग्यूमेंट था वो उसके बिल्कुल अपोजिट था, विजन के बिल्कुल विरोध में चीज़ें रोल आउट हो रही थी। और बोथ स्टेबल कॉइन एंड दिस लूना कॉइन बोथ हैड अ फ्री फॉल, उसका इम्पैक्ट आया बिटकॉइन के ऊपर। बाकी की गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट कर रही है ऐसे सिचुएशन को लेके? गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही है कि रेगुलेट कर सके स्टेबल कॉइन्स को। यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग स्टेबल कॉइन्स विद इन द स्कोप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रेगुलेशन। वाइल क्रिप्टो मार्केट हैज़ स्टेबलाइज्ड इस बिग फॉल के बाद अर्ली दिस मंथ, फ्यूचर कोर्स जो है वो अभी तक क्लियर नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। ना कोई गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे रही है, और ना ही प्राइवेट इन्वेस्टर्स अब उतने एंथुजियास्टिक है जितने पहले हुआ करते थे। What's behind the pre-monsoon flood and landslides in Assam? अभी तक मानसून आया नहीं है असम के अंदर, लेकिन जो स्टेट है वो डिवास्टेटिंग फ्लड को फेस कर रहा है विद अ सीरीज ऑफ लैंडस्लाइड एपिसोड थ्रू आउट द स्टेट। जो रिसेंट फ्लड है, लैंडस्लाइड है, वो बेसिकली जिनकी वजह से 15 लोगों की डेथ भी हो गई और लगभग 7 लाख लोग अफेक्टेड हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है फॉर अ स्टेट। रोड एंड लिंक रोड, रेलवे लाइंस, सब कुछ कट ऑफ हो गया है हैवी रेन्स की वजह से, फ्लडिंग की वजह से और लैंडस्लाइड की वजह से, जिसने हैवोक मचाया हुआ है पूरे असम के अंदर। जो वोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है जैसे चाचर, दीमा हसाओ, होजाई, दारांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, बजाली, बक्सा, बिश्वनाथ एंड लखीमपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है इसके अलावा भी। अब क्या रीज़न है इस अनप्रेसिडेंटेड डिवास्टेशन के पीछे? एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्यूट प्री मानसून रेन्स, मानसून से पहले जो प्री मानसून शावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। जहाँ एवरेज मानसून होना चाहिए था उससे 65% एक्सेस में रेनफॉल हो रहा है। मेघालय में तो वो उससे भी ज़्यादा 137, डबल से भी ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा और कंसनट्रेटेड रेन हो रही है, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल के एपिसोड्स सामने आ रहे हैं। ये मेजरली क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट भी माना जा सकता है। इंक्रीजिंग कंसर्न ये भी है कि जो रिस्पाइट मिलता है प्री मानसूनल फ्लड से और फर्स्ट मानसूनल फ्लड के बीच में, वो कम हो जाएगा, और जैसे ही ये सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी तब तक मानसूनल फ्लड और सर्ज शुरू हो जाएगा। तो इसका एक बहुत कंसर्न भी सामने आ रहा है। काफ़ी एपिसोड लैंडस्लाइड के, स्पेशली असम के दीमा हसाओ में, छाछर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई कर चुके हैं डिवास्टेशन को। अब क्या और किन कारणों की वजह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं? कुछ अर्बनाइजेशन के इश्यूज बताए जाते हैं कि जो एक्सपेंशन था, जैसे लुमदिंग बदरपुर रेलवे लाइन, इसका 1997 में काम शुरू हुआ था, लेकिन काफ़ी रेड फ्लैग्स इसमें पहले शो किए गए थे। इसका काफ़ी एक्यूजेशन हुआ कि इसने सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया। अनप्लान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैक्टिक कंस्ट्रक्शन हो रहा है दीमा हसाओ में, जिसकी वजह से जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड, प्राइवेट प्रॉपर्टी, रिसेंट टाइमिंग में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो उस वजह से जो उसका नेचुरल हैबिटेट और नेचुरल इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ है, तो रेनफॉल का इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। डिफॉरेस्टेशन अनचेक्ड, ओवर द ईयर्स मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुआ है रेलवे लाइन्स के लिए, 4 लाइन हाईवेज़ के लिए और अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ है। इलीगल रिवर बेड माइनिंग, रैम्पेंट रिवर बेड माइनिंग की वजह से जो रिवर का इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ है, तो फ्लडिंग के इम्पैक्ट उसकी वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। अब सजेस्टिव मेजर्स क्या है? कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया जाए कि वो इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी को मेंटेन रखे, ना कि उसको ख़राब करे, उसके साथ ट्यून इन कर सके। और ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को हमेशा दिमाग में रखिए कि जो भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो उस एरिया में सालों से कैसे डेवलप हुआ था, उस हिसाब से न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। एक मॉडल जो बाकी के पार्ट ऑफ इंडिया में काम करता है वहाँ पे शायद ना करे, क्योंकि वहाँ पे ऑन एन एवरेज ज़्यादा रेनफॉल होता है। और इन्वॉल्व करे लोकल कम्युनिटी को, ताकि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके उनकी नॉलेज के हिसाब से और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।